नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बाउंड टू एडुकेशन में। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज का ये वीडियो जैसे सिलेबस स्टूडेंट केमिस्ट्री के सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत अधिक इम्पॉर्टेंट होने वाला है। आज के इस वीडियो में केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 का क्विक रिविजन देखेंगे और जानेंगे कि आपके आने वाली परीक्षा में इन तीनों ही चैप्टर से किस प्रकार के क्वेश्चंस आ सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर दें और अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो इसे जरूर लाइक कर दें। दोस्तों, अगर आपको सभी चैप्टर्स के नोट्स चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा, वहाँ पे सभी इन्फॉर्मेशन दिए गए हैं। आप नोट्स मुझसे ले सकते हैं, वहाँ पे टेलीग्राम आईडी का लिंक दिया होगा या फिर व्हाट्सएप का लिंक दिया होगा, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहला चैप्टर है यहाँ पे चैप्टर 1 का डी ब्रोगली मैटर वेव से संबंधित पहला टॉपिक है। तो एक्चुअली डी ब्रोगली जो एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने कहा था कि मैटर है बोथ नेचर, अर्थात कि पार्टिकल नेचर भी शो करता है और वेव नेचर भी शो करता है, अर्थात कि मैटर है बोथ द पार्टिकल एंड वेव बिहेवियर। उसी से संबंधित इन्होंने एक हाइपोथेसिस दिया था जिसे हम लोग कहते हैं डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। उन्होंने क्या किया था, जो आइंस्टाइन के द्वारा एनर्जी का रिलेशन दिया गया था E=mc², जो कि पार्टिकल नेचर को शो करता था, और प्लैंक्स के द्वारा जो थ्योरी दिया गया था E=hν, इन दोनों ही थ्योरी को मिला करके अपना एक हाइपोथेसिस दिया जिसको कहा जाता है डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। चूंकि इन्होंने देखा कि आइंस्टाइन के द्वारा एनर्जी का फॉर्मूला दिया गया है, चूँकि ये भी एनर्जी है, और प्लैंक्स के द्वारा जो एनर्जी का रिलेशन दिया गया है ये भी एनर्जी है, तो इन्होंने क्या किया, E=mc² और hν दोनों को ही मिला करके एक इक्वेशन बनाया। ठीक है, जैसे कि आप सभी देख पा रहे होंगे, E=mc² ये आइंस्टाइन इक्वेशन से आया है और hν ये प्लैंक्स इक्वेशन से आया है। mc²hc/λ, चूँकि ये न्यू जो है ये आपका फ्रीक्वेंसी होता है जिसको हम लोग c/λ लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक c कट गया तो mc=h/λ आपका बचेगा। और हम लोग जानते हैं ये जो m है और c है, m जो है ये मास है और c क्या है, लाइट ऑफ स्पीड है जिसको हम लोग वेलोसिटी कह सकते हैं। यहाँ पर देखिए लाइट का स्पीड है जिसको हम लोग वेलोसिटी कह सकते हैं। तो मास इंटू वेलोसिटी हम लोग जानते हैं उसको मोमेंटम कहते हैं। तो mc की जगह में हम लोग p लिख सकते हैं और h/λ। इसी रिलेशन को दोस्तों हम लोग डी ब्रोगली रिलेशन कहते हैं, बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है। इससे आपके परीक्षा में सोच के चलिए कि क्वेश्चन छप गया है, लिख लीजिए क्वेश्चन छप गया है। ठीक है, या तो न्यूमेरिकल पूछा जाएगा या फिर डायरेक्टली इस इक्वेशन को दिया जाएगा कि डी ब्रोगली इक्वेशन किसे कहा जाता है। तो p=h/λ, इसको डी ब्रोगली इक्वेशन कहा जाता है, इसको आप याद रखिए। ठीक है दोस्तों, इसी इक्वेशन को काइनेटिक एनर्जी के टर्म में देखिए आप लिख सकते हैं। एक्चुअली हम लोग काइनेटिक एनर्जी जानते हैं, काइनेटिक एनर्जी ½ mv² होता है, और p मोमेंटम हम लोग जानते हैं mv। तो यहाँ पे v के जगह में ये v का वैल्यू बैठा देंगे, v=p/m बैठा देंगे। तो यहाँ पे ½ m इंटू v के v² के जगह में p/m बैठा देंगे, तो ये आ जाएगा एक m कट जाएगा और p² का वैल्यू आ जाएगा 2k ये के ई क्या है, काइनेटिक एनर्जी है, सिंपल सा के भी लिख सकते हैं। देखिए दोस्तों, इसको p इस जो स्क्वायर है इसको इस साइड भेजेंगे तो रूट आ जाएगा √2mk, ये आपका हो जाएगा p जो कि मोमेंटम का वैल्यू है, और ऊपर जो हम लोग का डी ब्रोगली का रिलेशन था λ=h/p, तो p के जगह में हम लोग ये बैठा दिए जो हम लोग का रिलेशन आया। ये बहुत अधिक इंपॉर्टेंट रिलेशन है, पिछले साल हर एक पेपर में ये इस रिलेशन से क्वेश्चन था, इसीलिए इसको देखिएगा। काइनेटिक एनर्जी से संबंधित ये इक्वेशन है, डी ब्रोगली जो रिलेशन है उसका इक्वेशन है। ठीक है, उसी प्रकार देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे दे दिया है, हालांकि इसको आप देख सकते हैं, जैसे कि एक इलेक्ट्रॉन, अल्फा पार्टिकल और एक प्रोटॉन का जो है सेम काइनेटिक एनर्जी है। ऐसे में आपको अरेंज करना है कि डी ब्रोगली लैम्डा का वैल्यू जिस प्रकार आएगा उस प्रकार से अरेंज करना है कि डी ब्रोगली का वैल्यू जिसका ज़्यादा आएगा वो पहले रहेगा, जिसका लास्ट में रहेगा, जिसका कम आएगा। ठीक है, तो जैसे कि आप सिर्फ देख पा रहे होंगे, इसमें जो काइनेटिक एनर्जी है ये क्या है, कांस्टेंट है, अर्थात कि सेम है। तो हम लोग का जो रिलेशन है यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये वाला रिलेशन है λ=h/2mk। तो यहाँ पे चूंकि k काइनेटिक एनर्जी क्या है, कांस्टेंट है, तो इसको हटा देते हैं। तो लैम्डा टोटली यहाँ पे डिपेंड करेगा m पे। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे लैम्डा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/√m, अर्थात कि लैम्डा इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/m, अर्थात कि m जितना ज़्यादा होगा लैम्डा कम होगा, m जितना कम होगा लैम्डा ज़्यादा होगा। और ये m क्या है, ये m है मास। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, सबसे कम मास किसका होता है, सबसे कम होता है इलेक्ट्रॉन का मास। तो सबसे कम मास मतलब लैम्डा का वैल्यू ज़्यादा, इसीलिए दोस्तों इलेक्ट्रॉन का लैम्डा का वैल्यू ज़्यादा होगा। उसके बाद प्रोटॉन का होता है, उसके बाद यहाँ पे दोस्तों लैम्डा आपका अल्फा पार्टिकल का होता है।
इससे संबंधित बहुत सारे एग्जाम्पल दिए गए हैं और एक केस दिया गया है जिसमें स्पीड ऑफ लाइट के हिसाब से आप इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला भी याद रखेंगे, लेमडा ई इज इक्वल टू 150/v, वेलोसिटी के हिसाब से। अगर आपका वेलोसिटी दिया रहेगा एक्सेलरेटेड विथ लेमडा एक्सेलरेटेड यहाँ पे 600v के स्पीड से एक्सेलरेट हो रहा है, तो इसको आप यहाँ से डायरेक्टली निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये दो फॉर्मूला याद रखेंगे, लेमडा का एक स्पीड के टर्म में 150/v और एक जो मैंने ऊपर बताया काइनेटिक एनर्जी के टर्म में, ठीक है। कुछ कुछ यहाँ पे न्यूमेरिकल दे दिए हैं, वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं। अब और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को देखते हैं, हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इससे भी एक क्वेश्चन छप गया है, लिख लीजिए, ठीक है। देखिए, इट इज़ इम्पॉसिबल टू स्पेसिफाई, मतलब कोई भी निश्चित करके बोलना, द पोजिशन एज वेल एज मोमेंटम ऑफ ए माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन एट द सेम टाइम इन एन एटम, अर्थात कि किसी एटम में एट द सेम टाइम आप पोजिशन और मोमेंटम को एक ही साथ निश्चित करके नहीं बोल सकते हैं। इसी को कहते हैं हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, उन्होंने दिया था, बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है और इससे बहुत सारे न्यूमेरिकल बनते हैं। डेल्टा एक्स अर्थात कि अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, डेल्टा पी अर्थात कि अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम इज ग्रेटर देन इक्वल टू h/4π, इसे याद रखेंगे। डेल्टा एक्स क्या है, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन है, डेल्टा पी है क्या है, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम है, और h क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट है। इंपॉर्टेंट ये रिलेशन है, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। उससे संबंधित देखिए दोस्तों, एक मैंने यहाँ पे न्यूमेरिकल भी बताया है, इफ़ द एरर इन पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 1.1 एंगस्ट्रम, अगर एरर इन पोजीशन आता है इलेक्ट्रॉन का, कितना आता है 1.1 एंगस्ट्रम, फाइंड द एरर इन मेजरमेंट, मेजरमेंट में एरर आपको फाइंड करना है। तो एक्स का वैल्यू, डेल्टा एक्स का वैल्यू दिया गया है और डेल पी h/2π ये हम लोग जानते हैं, तो डेल एक्स का वैल्यू बैठा देंगे, डेल पी ये हम लोग का प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू कितना होता है 6.626 × 10⁻34, ये प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू होता है, इसको याद रखेंगे। तो इससे आप डेल पी फाइंड कर पाएंगे। उसी प्रकार का यहाँ पे एग्जांपल है, देखिए, इफ एरर इन मेजरमेंट ऑफ पी एंड एक्स आर इक्वल, अगर दोनों इक्वल रहता है तो यहाँ पे डेल पी और डेल एक्स जो है इक्वल हो जाएगा, तो इसको डेल पी लिख सकते हैं, डेल पी स्क्वायर इज इक्वल टू h/4π और डेल पी इज इक्वल टू √h/4π, ये आपका हो जाएगा मोमेंटम, ठीक है। अब चलिए एटॉमिक स्ट्रक्चर से संबंधित जानते हैं, ऑर्बिटल किसे कहते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल किसे कहते हैं, ये सभी तो आपको पता होगा। सबसे पहले याद रखते हैं, सबसे पहला जो दिया गया था उसे देख लेते हैं। सबसे पहला जो आपका एटॉमिक मॉडल दिया गया था, थॉमसन एटॉमिक मॉडल। तो थॉमसन एटॉमिक मॉडल के अनुसार देखिए, रदरफोर्ड से पहले भी थॉमसन एटॉमिक मॉडल आया था। ड्यूरिंग कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट, उन्होंने एक कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट किया था। थॉमसन एटॉमिक मॉडल वाज प्रपोज्ड बाय विलियम थॉमसन इन 1900, 1900 में थॉमसन के द्वारा थॉमसन एटॉमिक मॉडल प्रपोज किया गया था, ऑल्सो नोन एज प्लम पुडिंग मॉडल, प्लम पुडिंग मॉडल भी इसको कहा जाता है। ड्यूरिंग कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट, इन्होंने क्या किया, कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट किया था, जिन्होंने पोस्टुलेट देखिए एक गोल्ड फॉयल लिया था और उसमें क्या किया था, माफ़ कीजिएगा, जो गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट है वो रदरफोर्ड के द्वारा किया गया था। इन्होंने कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट किया था और उसके अनुसार इन्होंने पोस्टुलेट्स दिया था। इन्होंने क्या कहा था कि एन एटम कंसिस्ट ऑफ, एक एटम क्या है, एक एन एटम कंसिस्ट ऑफ ए पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर विथ इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड इन इट। उन्होंने कहा कि जो एटम होते हैं ये पॉजिटिवली चार्ज्ड एक स्फीयर है और इसमें इलेक्ट्रॉन क्या है, धंसे हुए हैं, ठीक है। उसके बाद एन एटम एज ए होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, और एटम जो है ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, अर्थात कि नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज जो है ये इक्वल होंगे, ठीक है। इन्होंने मेन चीज़ कहा था, देखिए वाटरमेलन जो सीड के अनुसार इन्होंने कहा था, इसीलिए इसको प्लम पुडिंग मॉडल भी कहा जाता है, क्योंकि इनका कंपेयर वाटरमेलन के साथ किया गया था। और वाटरमेलन सीड को इन्होंने नेगेटिवली चार्ज्ड स्फीयर कहा था, पार्टिकल कहा था, और रेड पार्ट जो होता है वाटरमेलन का उसको पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल इन्होंने कहा था। लेकिन उनके बहुत सारे लिमिटेशन से देखिए कि इट फेल टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ द एटम एज वेल एज पोजिशन और स्टेबिलिटी को ये एक्सप्लेन करने में फेल हो गए थे। फेल टू एक्सप्लेन द स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल, स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल को भी ये एक्सप्लेन करने में फेल हो गए थे। नो एक्सपेरिमेंटल एविडेंस इन इट सपोर्ट, किसी भी प्रकार का इस पर एक्सपेरिमेंटल एविडेंस इन्होंने नहीं दिया था, ठीक है। उसके बाद आता है दोस्तों रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, ठीक है। चलिए देखते हैं रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। इन्होंने गोल्ड फॉयल पर एक्सपेरिमेंट किया था। अर्नस्ट रदरफोर्ड व्हाइल परफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट ऑन रेडियो एक्टिव इम्बेडेड फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल, उन्होंने थिन गोल्ड फॉयल, इन्होंने थिन गोल्ड फॉयल का उपयोग किया था और फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल को इससे गुजारा था, ठीक है। उसी से संबंधित उन्होंने कुछ एजम्पशंस दिए गए, देखिए मोस्ट ऑफ द फास्ट मूविंग पार्टिकल अल्फा पार्टिकल पास्ट स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉयल, वे गोल्ड फॉयल से स्ट्रेट पास हो गए हैं, उसमें से कुछ कुछ डिफ्लेक्ट हुए और एक उसमें से 12,000 में से कोई एक ही था जो कि रिटर्न उसी पाथ में रिटर्न आ गया, ठीक है। उन्होंने देखिए दोस्तों एटॉमिक, उसके बाद
उसका पोस्टुलेट्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। द पॉजिटिव चार्ज एंड मोस्ट ऑफ द मास ऑफ द एटम इज कंसनट्रेटेड इन द एक्सट्रीमली स्मॉल वॉल्यूम। उन्होंने कहा, देखिए दोस्तों, उसके आधार पर उन्होंने कहा कि जो मोस्ट ऑफ द मास है एटम का वो कंसनट्रेटेड कहाँ रहता है, न्यूक्लियस में कंसनट्रेटेड रहता है। ही कॉल्ड दिस रीजन ए एटम एज न्यूक्लियस। इसको हम लोग उन्होंने क्या कहा, न्यूक्लियस कहा। उसके बाद रदरफोर्ड्स मॉडल proposed that negatively charged electrons surround the nucleus of an atom. He also obtained that the electrons surrounding the nucleus revolved around it with very high speed in a circular path. उन्होंने कहा जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो न्यूक्लियस के चारों ओर घूम रहे हैं और हाई स्पीड में घूम रहे हैं और सर्कुलर पाथ में घूम रहे हैं। उसके बाद देखिए, इलेक्ट्रॉन्स बीइंग नेगेटिवली चार्ज and nucleus being positively dense, concentrated mass of positively charged particles are held together by a strong electrostatic force of attraction. और उन्होंने कहा कि जो पॉजिटिव चार्ज है और जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर घूम रहा है वो एक दूसरे से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से कनेक्टेड है। ठीक है, उनके कुछ कुछ लिमिटेशन से देखिए, रदरफोर्ड प्रोपोज्ड दैट द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इज फिक्स्ड पाथ कॉल्ड ऑर्बिट्स। उन्होंने ये कहा था कि ऑर्बिट्स में वे घूमते हैं, लेकिन उन्होंने ये एक्सप्लेन नहीं किया था कि वहाँ पे एनर्जी, वहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो किस प्रकार से स्टेबल हैं। ठीक है, अर्थात कि एनर्जी को उन्होंने डिस्कस नहीं किया था। ठीक है, ही डिड नॉट से एनीथिंग अबाउट द अरेंजमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, और उन्होंने अरेंजमेंट के बारे में भी कुछ नहीं कहा था। ये रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल है। उसके बाद दोस्तों कुछ कुछ टॉपिक्स है। देखिए, एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उसको हम लोग एटॉमिक नंबर कहते हैं। ठीक है, और देखिए Z इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर होता है, और जो आपका मास नंबर होता है वो न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन को हम लोग मास नंबर कहते हैं। ठीक है, मास नंबर क्या है, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन आता है। ठीक है, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी क्या है दोस्तों, इसको जान लेते हैं। इमिशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी को ही हम लोग प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी कहते हैं। एनर्जी इज इमिटेड और एब्जॉर्ब बाय ए सब्सटेंस डिसकंटिन्यूअसली इन फॉर्म ऑफ पैकेट्स इज कॉल्ड क्वांटम और फोटोन इन केस ऑफ लाइट। प्लैंक्स क्वांटम ने कहा था कि जो एनर्जी होता है किसी लाइट सोर्स से, एनर्जी जब इमिट होता है वो सीधा सीधी इमिट नहीं होता, वो पैकेट्स इन फॉर्म ऑफ पैकेट्स में इमिट होता है, जिसको हम लोग क्वांटम कहते हैं, और इसी को लाइट के केस में हम लोग फोटोन कहते हैं। ठीक है, और उन्होंने एक रिलेशन दिया था एच न्यू। ठीक है, एनर्जी प्रेजेंट इन वन क्वांटम उन्होंने दिया था एच न्यू, जहाँ पे प्लैंक्स कांस्टेंट इज इक्वल टू होता है 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। न्यू इज इक्वल टू क्या होगा, ये फ्रीक्वेंसी है। न्यू इज इक्वल टू यूनिट जो होता है उसका सेकेंड इनवर्स होता है। ठीक है, क्वांटा लोस्ट, और कभी भी क्वांटा लोस्ट या फिर गेन होता है ये होल नंबर में होगा, तो इसीलिए उसको हम लोग एन एच न्यू कहेंगे। ठीक है, उसके बाद चलिए आगे के टॉपिक्स को देखते हैं। बहुत अधिक इंपॉर्टेंट टॉपिक, बोर्स एटॉमिक मॉडल। बोर्स मॉडिफाई रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटम थ्योरी। दिस मॉडल इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग पोस्टुलेट। उसके बाद बोर का मॉडल आया, उन्होंने रदरफोर्ड के द्वारा जो एटॉमिक मॉडल दिया गया था उसको मॉडिफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटम थ्योरी, और इस मॉडल को निम्न पोस्टुलेट उन्होंने दिए। कौन कौन से पोस्टुलेट थे, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन सम सिलेक्टेड सर्कुलर ऑर्बिट। सिलेक्टेड ऑर्बिट्स आर दोस ऑर्बिट इन विच इलेक्ट्रॉन्स नाइदर लूज और गेन एनर्जी, सच ऑर्बिट्स आर कॉल्ड स्टेशनरी स्टेट। उन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के चारों ओर, वे सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करते हैं, जिसको हम लोग ऑर्बिट कहते हैं। और उन्होंने कहा कि इस ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हुए इलेक्ट्रॉन ना तो एनर्जी लूज करते हैं ना तो एनर्जी गेन करते हैं, और इन्होंने ऑर्बिट्स को क्या कहा, स्टेशनरी स्टेट कहा। बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्टली क्वेश्चन बन सकता है कि जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के चारों ओर, इसको तो ऑर्बिट कहेंगे, लेकिन इसको स्टेशनरी स्टेट भी कहते हैं। ठीक है, ये बोर्स मॉडल के अनुसार कहा गया था। द कंडीशन ऑफ सच ऑर्बिट, ऐसे कंडीशन का सच ऑर्बिट, यहाँ से देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका शुरू हो जाता है। एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू होता है NH/2π, NH/2π, वेरी इंपॉर्टेंट पूछा गया क्वेश्चन है। एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन न्यूमेरिकल बन सकता है NH/2π, इसे याद रखेंगे। व्हाट इज द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, याद रखेंगे MBR, जिसको कहा जाता है NH/2π, इसको याद रखेंगे। ठीक है, उसके बाद उन्होंने एनर्जी दिया। एनर्जी क्या हो सकता है, अगर जंप करेगा तो EN2 माइनस EN1, ये होगा N, जैसे कि N2 तो ऑर्बिट का एनर्जी माइनस nth ऑर्बिट का एनर्जी, इसको डेल ई कहते हैं। एनर्जी लॉस्ट या फिर गेन। ठीक है, अगर एनर्जी लॉस या फिर गेन होता है तो इस प्रकार से हो सकता है। उसके बाद दोस्तों इन्होंने और भी बहुत सारी चीज़ें दी हैं, खास करके देखिए रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट दिया था, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट और वेलोसिटी ऑफ एनर्जी इन nth ऑर्बिट। ये तीनों ही बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है, सोच करके चलिए 3 में से एक क्वेश्चन छप गया है। ठीक है,
देखिए पहला है रेडियस ऑफ एनएथ ऑर्बिट। रेडियस ऑफ एनएथ ऑर्बिट क्या होता है? 0.53 इंटू एन स्क्वायर एंगस्ट्रम, 0.53 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड एंगस्ट्रम, इसे याद रखेंगे। 1 एंगस्ट्रम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर होता है। दोस्तों रेडियस ऑफ एनएथ ऑर्बिट याद रखेंगे 0.53 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड एंगस्ट्रम। डायरेक्टली क्वेश्चन बन सकता है, न्यूमेरिकल भी पूछा जा सकता है। एनर्जी याद रखेंगे, इस चीज़ को याद रखेंगे, ऊपर वाला नहीं भी याद रखेंगे तो चलेगा, इस चीज़ से बहुत ज़्यादा बनता है, ठीक है। -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, ठीक है। ये बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है और डायरेक्टली इससे क्वेश्चन बना था, इस बार भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, याद रखेंगे। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, जेड स्क्वायर, जेड क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन या फिर एटॉमिक नंबर जिसको आप कहते हैं, और एन क्या है? नंबर ऑफ ऑर्बिट है। तो यहाँ पे पर्टिकुलर ऑर्बिट दे दिया जाएगा कि दूसरा ऑर्बिट में कितना एनर्जी होगा, तो इससे आप निकाल सकते हैं -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, ठीक है, इसको याद रखेंगे। और रेडियस क्या हो गया? 0.53 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड एंगस्ट्रम, ठीक है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में अगर कन्वर्ट करना है तो ये दिया गया है। उसके बाद आयोनाइजेशन एनर्जी से संबंधित यहाँ पे दिया गया है। वेलोसिटी देखते हैं डायरेक्ट। वेलोसिटी याद रखेंगे 2.2 इंटू 10⁻6 इंटू जेड बाई एन मीटर पर सेकेंड, ये वेलोसिटी होता है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। तो ये 3 फॉर्मूला हो गया। वेलोसिटी 2.2 इंटू 10⁻6 इंटू जेड बाई एन, उसके बाद -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, ये हो गया एनर्जी। और आपका रेडियस हो गया 0.53 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड एंगस्ट्रम, ठीक है। उसके बाद आगे के टॉपिक्स देखते हैं। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन लंबा चौड़ा इक्वेशन है, उतना इक्वेशन को देखने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट हम लोग आते हैं। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, इस इक्वेशन को कहते हैं डेल स्क्वायर साई बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम बाई एच स्क्वायर ई माइनस बी, दिस इज श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। उसी को हैमिल्टोनियन ऑपरेटर में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, एच साई इज इक्वल टू ई साई। ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देख लीजिएगा। एच साई इज इक्वल टू ई साई, और ऐसे ओपन फॉर्म में ये हो जाएगा तीनों ही डायमेंशन में डेल स्क्वायर साई बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई बाई डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई बाई डेल जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम बाई एच स्क्वायर ई माइनस बी साई, ठीक है, इसको याद रखेंगे। और हैमिल्टोनियन में ये याद रखेंगे एच साई इज इक्वल टू ई साई, ठीक है। और एच का वैल्यू भी याद रखेंगे -h² बाई 8 पाई स्क्वायर एम इंटू डेल स्क्वायर साई बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस बी, ठीक है। उसके बाद सिग्निफिकेंस ऑफ साई एंड साई स्क्वायर, एक्चुअली साई मतलब होता है वेव फंक्शन एंड या फिर वेव एम्पलीट्यूड भी कहा जाता है, और साई स्क्वायर होता है क्या? प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन। यही 2 क्वेश्चन पूछा जाता है, डिटेल में लिखा गया है, उसी के बारे में उसको आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। देखिए साई स्क्वायर इक्वल होता है किसी एटम में किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी होता है उस पॉइंट पर वेव फंक्शन के स्क्वायर से दर्शाया जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन बना था प्रीवियस ईयर में कि साई स्क्वायर का मतलब क्या होता है, तो साई स्क्वायर का मतलब याद रखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखेंगे। आगे चलते हैं और आगे देखते हैं क्वांटम नंबर्स, बहुत अधिक इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। 4 प्रकार का क्वांटम नंबर होता है। पहला होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दूसरा होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर या फिर सब्सिडियरी क्वांटम नंबर, तीसरा होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, चौथा होता है स्पिन क्वांटम नंबर जिसको एलएस या फिर एस से दर्शाते हैं। सबसे पहला देखते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है? बोर्स इंटीजर एन के बराबर होता है, अर्थात कि जितना ऑर्बिट है उसको हम लोग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहते हैं, इसको एन द्वारा दर्शाया जाता है। और इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा कि जो इसका आपका रेडियस होता है आर एन इज इक्वल टू 0.53 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड एंगस्ट्रम, ये होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे इट शोज द एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट, यहाँ पे एनर्जी हम लोगों ने पढ़ा -2.18 इंटू 10⁻−18 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, ये हम लोगों ने पढ़ चुका है। उसके बाद देखिए दोस्तों n इज इक्वल टू 1 2 3, ये सेल नंबर है, ठीक है। पहला सेल, दूसरा सेल, तीसरा सेल, चौथा सेल, फर्स्ट मेन एनर्जी लेवल, सेकेंड मेन एनर्जी लेवल, थर्ड मेन एनर्जी लेवल और फोर्थ एनर्जी लेवल, ठीक है। देखिए फर्स्ट सेल को हम लोग के सेल कहते हैं, उसके बाद एल, उसके बाद एम, उसके बाद एन, ठीक है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा पूछा गया प्रश्न, पिछले वर्ष पूछे गए प्रश्न में से एक, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन मेन एनर्जी लेवल। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने रहते हैं? 2n² रहते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन मेन एनर्जी लेवल कितना होगा? 2n², ये आपका आंसर होगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे अगर पूछा जाए फर्स्ट मेन एनर्जी लेवल में कितना यहाँ पे आपका मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होगा, तो n2n², तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर 2 हो जाएगा। उसके बाद सेकेंड में कितना होगा? 2 इंटू 2 का स्क्वायर 8 हो जाएगा। उसके बाद थर्ड में 18, उसके बाद फोर्थ में
32 इस प्रकार से आप निकालेंगे। ठीक है, तो 2n² याद रखेंगे। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए मेन एनर्जी लेवल इज 2n², तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। उसके बाद सेकंड देखते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर इस या फिर सब्सिडियरी क्वांटम नंबर, इसको दर्शाया जाता है एल, तो और एल इज इक्वल टू 0 to n-1 होता है। ठीक है, फर्स्ट मेन एनर्जी लेवल में देखिए दोस्तों एल इज इक्वल टू 0 होता है, जिसको एस से दर्शाया जाता है। उसके बाद देखिए दोस्तों एल इज इक्वल टू यहाँ पे एन इज इक्वल टू 2, तो एल इज इक्वल का n-1 से 0 तक, तो यहाँ पे 2-1 से 0 तक, अर्थात कि 0 और 1। ठीक है, तो यहाँ पे सेकेंड मेन एनर्जी लेवल में कंटेन्स 2 सब सेल, कौन कौन सा, 0 और 1। उसी प्रकार 3 में देखिए 3-1 से, तो यहाँ पे 3-1 to 0। ठीक है, तो L इज इक्वल टू 0 to 1 2 3, 1 2 तक होगा। ठीक है, यहाँ पे नोट करके लिखा हुआ देखिए इन ए मेन एनर्जी लेवल N एंड L कांट बी सेम, मतलब N और L कभी भी सेम नहीं हो सकता है। नंबर ऑफ सबसेल इन मेन एनर्जी लेवल वैल्यू ऑफ N इज सेम बट इट कैन नॉट बी सेम। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ पे L इज इक्वल टू 0 रहेगा तो उसको S सब सेल कहते हैं, 1 को हम लोग P सब सेल कहते हैं, 2 को हम लोग D सब सेल कहते हैं, 3 को हम लोग F सब सेल कहते हैं। उसके बाद F4 उधर नहीं आया है, 3 तक है। तो देखिए S का जो यहाँ पे शेप होता है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और पूछा गया क्वेश्चन है। S का देखिए स्पेरिकल शेप होता है, P का डम्बल होता है, D का डबल डम्बल होता है और F का कॉम्प्लिकेटेड होता है। ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए सबसेल, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हम लोगों ने मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन मेन एनर्जी लेवल पढ़े हैं 2n², उसी प्रकार देखते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए सबसेल। सबसेल में कितना ज़्यादा अर्थात कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हो सकता है, तो ये दिया गया है 2l+1। ठीक है, जैसे कि L इज इक्वल टू 0 पे कितना होगा, बैठा दीजिए 0, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। जैसे कि S में कितना रहता है, S में 2 रहता है, 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकता है। उसके बाद P में जैसे कि L इज इक्वल टू 1 में कितना रहेगा, बैठा दीजिए 2 × 2 × 1 + 1, तो यहाँ पे टोटल 6 रहता है, तो P में कितना रहता है, 6 रहता है। तो ये सभी जानते हैं, तो याद रखेंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए सबसेल कितना होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी पूछा गया, रिपीटेड क्वेश्चन है, 2 × 12+1, इसको याद रखेंगे। ठीक है, ऐसे भी आप सभी को पता है S2 होता है, P6 होता है, D10 होता है और F में 14 होता है। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन ए सबसेल, सबसेल में एंगुलर मोमेंटम अगर पूछा जाए तो ये होगा आपका √L+1 × h/2π। एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एस सबसेल, जैसे कि यहाँ पे 0 बैठा देंगे तो आपका 0 आएगा। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम इन पी सबसेल, तो ये आएगा √2h/2π। ठीक है, ये छोटे छोटे क्वेश्चन से जिनसे क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो होता है -L से +L तक होता है, तो जैसे कि L इज इक्वल टू 0 के लिए यहाँ पे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 0 होगा। पी सबसेल के लिए अर्थात कि L इज इक्वल टू 1 से -1, 0 और 1 होगा, तो यहाँ पे देखिए पी सबसेल के लिए 3 होता है हम लोग का ऑर्बिटल, Px Py Pz में इसको हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। डी का देखिए दोस्तों 5 होता है। ठीक है, -2 से +2 तक, और F का यहाँ पे 7 होता है। ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है, तो एक ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकता है ऑपोजिट स्पिन में। ठीक है, शॉर्टकट मेथड यहाँ पे याद रखेंगे, नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन ए सबसेल, अगर किसी सबसेल में ऑर्बिटल का नंबर पूछा जाए तो 2l+1, ये एक शॉर्टकट मेथड है, इससे आप निकाल सकते हैं नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन मेन एनर्जी लेवल। अगर मेन एनर्जी लेवल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल जैसे कि पूछा जाए n इज इक्वल टू 1 में कितना होगा, तो ये 1 का स्क्वायर करेंगे तो एक ही ऑर्बिटल होगा। ठीक है, अगर n इज इक्वल टू 2 में कितना होगा, 4 ऑर्बिटल होगा। तो इस प्रकार से याद रखेंगे, नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन मेन एनर्जी लेवल इज इक्वल टू n² और नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन सबसेल इज इक्वल टू 2l+1। ठीक है, इन सबको आपको याद रखना है। स्पिन क्वांटम नंबर या तो पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा। एक सबसेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकता है, एक अप एक डाउन, इसको हम लोग प्लस या फिर +हाफ या फिर -हाफ कहते हैं। ठीक है, रेडियल एंड एंगुलर वेव फंक्शन। ठीक है, रेडियल और एंगुलर वेव फंक्शन 2 प्रकार का होता है। देखिए इसको हम लोग डिनोट करते हैं साई इज इक्वल टू साई आर, इसको रेडियल वेव फंक्शन कहेंगे, और एंगुलर वेव फंक्शन को थीटा और फाई में ये डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे कि आर या फिर फाई आर को हम लोग इंडिकेट्स रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन, और ए थीटा और साई को हम लोग एंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। रेडियल और एंगुलर वेव फंक्शन से खास क्वेश्चन नहीं आते हैं, अगर थ्योरी पढ़ना चाहेंगे तो पढ़ सकते हैं, मैंने प्रोवाइड करवा दिया है। इसका क्वेश्चन आता है ग्राफ से, अर्थात कि नोड से। देखिए 1s का जो नोड होगा, अर्थात कि यहाँ पे जो नोड, अर्थात कि यहाँ पे जो बन रहा है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे,
जो इस टाइप का कट बनता है, अर्थात कि यहाँ पे जिस पर ये नीचे आ गया है तो यहाँ पे एक नोड बना है, तो जितना नोड बनता है उससे क्वेश्चन आता है। जैसे कि 1s में कितना नोड रहता है, 0 नोड रहता है। हालांकि मैंने एक ट्रिक भी बताया था इससे संबंधित, अर्थात कि जैसे कि 1s किस में स्टार्ट होता है, 1s का स्टार्टिंग, s का स्टार्टिंग 1 से होता है, उसके बाद 2s 2p, और p का स्टार्टिंग 2s, ठीक है, 1s से स्टार्टिंग होता है, s 2s, उसके बाद 3s 4s, इस टाइप से होता है। और p का स्टार्टिंग किससे होता है, 1p तो होता नहीं है, 2p होता है, 2p से स्टार्टिंग होता है, 2p 3p 4p, ठीक है। और d का स्टार्टिंग किससे होता है, d का स्टार्टिंग 2d तो होता नहीं है, तो 3d से स्टार्टिंग होता है, 3d 4d 5d, इस टाइप से, ठीक है। तो यहाँ पे जहाँ से स्टार्टिंग होगा उसका नोड जीरो होगा। जैसे कि 1s का जो नोड होगा वो जीरो होगा, 2s का नोड आपका 1 होगा, 3s का 2 होगा, 4s का 3 होगा। यहाँ पे देखिए p स्टार्टिंग कहाँ से हो रहा है, 2p से स्टार्टिंग हो रहा है, तो इसका नोड जीरो होगा, 3p का 1 होगा, 4p का आपका 2 होगा। उसी प्रकार देखिए d कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 3d से स्टार्ट हो रहा है, तो इसका नोड 1, इसका नोड 0 होगा, उसके बाद 1, उसके बाद 2, इस टाइप से। अर्थात कि जहाँ से ऑर्बिटल स्टार्ट हो रहा है उसका नोड 0 होगा। ये ट्रिक है, हालांकि आप इस प्रकार ग्राफ से देख सकते हैं। जैसे कि 1s का ग्राफ इस प्रकार से होता है जहाँ पे इसका एक भी नोड नहीं होता है, 2s का जो ग्राफ है इस प्रकार होता है जहाँ पे एक नोड होता है इसका, ठीक है। देखिए 2p स्टार्टिंग जहाँ से हो रहा है ये 0 नोड होता है। वहीं 3s के लिए देखिए दोस्तों, यहाँ पे 3s के लिए 2 नोड होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए 3p के लिए आपका एक नोड होता है, क्योंकि p का स्टार्टिंग 2p से होता है, तो 2p का 0 तो 3p का 1 नोड, ठीक है। तो इस प्रकार से आप नोड को पहचान सकते हैं। सारी चीज़ें मैंने थ्योरी में लिख दिए हैं। अगर आपने जो नोट्स है वो लिया है तो आपको दिक्कत नहीं होगा। मेरे से मैक्सिमम स्टूडेंट नोट्स लिए हैं, ठीक है। इतना मिनिमम चार्जेस में भी मैं सारे चैप्टर का नोट्स प्रोवाइड किया हूँ, लेकिन फिर भी बहुत सारे उतने भी चार्ज देने से कतरा रहे थे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे SPD एप ऑर्बिटल का जो शेप है वो सारा डिटेल में मैंने समझाया है, अर्थात कि जो भी आपका सिलेबस में दिया गया टॉपिक सबको डिटेल में समझाया है। चलिए आप जानते हैं अबॉव्स प्रिंसिपल। इट इंडिकेट्स द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वेरियस सेव लेवल, अर्थात कि जिस n+l का वैल्यू जिसका कम रहेगा वो पहले फिल होगा, और n+l का वैल्यू जिसका ज़्यादा होगा वो बाद में फिल होगा, ठीक है। माफ़ कीजिएगा, जिसका ज़्यादा होगा वो पहले, जिसका एनर्जी मतलब कम होता है वो पहले फिल होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए n+l का वैल्यू जिसका कम रहेगा उसका एनर्जी है वो लो रहेगा। इसमें कितना ही क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, ठीक है। और कितना मैंने क्वेश्चन करवा चुका है, अबव प्रिंसिपल से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, और आपके आने वाले परीक्षा में भी क्वेश्चन बनेंगे। देखिए दोस्तों, n+l का वैल्यू जब लोअर रहता है तो वो लो एनर्जी का कहा जाता है, और वही सबसे पहले फिल होता है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया गया, जैसे कि 2s और 3p, तो n+l यहाँ पे निकालेंगे तो 2 + 0 तो आपका यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 2p के लिए n+l निकालेंगे, n कितना है 2 है, p का वैल्यू 1 होता है, ठीक है, l का वैल्यू 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे 3, तो सब कम किस में आ रहा है, 2 में कम आ रहा है, तो ये कम एनर्जी का होगा, ये ज़्यादा एनर्जी का होगा, तो 2s विल बी फिल्ड अप फर्स्ट, ठीक है। उसके बाद रूल नंबर 2 कहता है अगर n+l का वैल्यू समान रहेगा तो n का वैल्यू जिसमें कम है उसका कम एनर्जी होगा, n का वैल्यू जिसमें ज़्यादा है उसका ज़्यादा एनर्जी होगा। जैसे कि 2p एंड 3s लिख लेते हैं, यहाँ पे n+l का वैल्यू देखिए सेम है, तो यहाँ पे n का वैल्यू जिसमें कम होगा वही सबसे पहले फिल होगा। तो यहाँ पे देखिए n का वैल्यू 2 है तो ये सबसे पहले फिल होगा, 2p सबसे पहले फिल होगा, उसके बाद 3s फिल होगा, ठीक है। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, पॉली एक्सक्लूजन कहता है कि ऑल द 4 क्वांटम नंबर्स कैन नॉट बी सेम, अर्थात कि जो 4 क्वांटम नंबर हम लोगों ने पढ़ा एक ही टाइम में चारों यहाँ पे सेम नहीं हो सकता है, उसमें से एक को अलग होना पड़ेगा, ठीक है। बेसिकली जो स्पिन क्वांटम नंबर होता है वो अलग होता है। जैसे कि यहाँ पे 1s 2s 2p के लिए चारों क्वांटम नंबर मैंने लिख दिए हैं, तो उसमें से आप देखिएगा कि कोई एक क्वांटम नंबर अलग होता है, उसी को हम लोग पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहते हैं। उसके बाद हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, इनके द्वारा कहा गया है कि जब भी ऑर्बिटल का पेयरिंग होगा वो तभी पेयरिंग होगा जब सारे ऑर्बिटल सिंगली फिल्ड हो गए होंगे। अर्थात कि यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे जब सारे ऑर्बिटल सिंगली फिल्ड होंगे उसके बाद ही यहाँ पे जो पेयरिंग है वो पॉसिबल होगा। पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए सबसेट स्टार्ट विद वैकेंट ऑर्बिटल इज नॉट प्रेजेंट, जब कोई वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं होता। जैसे कि एस में पेयरिंग सेकेंड ऑर्बिटल सेकेंड इलेक्ट्रॉन से ही होता है। पी में जो पेयरिंग होगा वो स्टार्ट्स विथ फोर्थ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यहाँ पे देखिए 1 2 और 3 इलेक्ट्रॉन फिल होने के बाद चौथा आपका यहाँ पे नहीं बचता है, यहाँ पे वैकेंट ऑर्बिटल नहीं बचता है, तो यहाँ पे पेयरिंग होगा, ठीक है। उसी से संबंधित एक क्वेश्चन है, ये बहुत अधिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए कहा गया है
पी का कौन सा यहाँ पे करेक्ट होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्रू, ये यहाँ पे पेयरिंग बीच में होगा, साइड में होगा या फिर राइट साइड में होगा। तो दोस्तों हम लोगों ने हमेशा पढ़ा है, छोटा से पढ़ा है कि यहाँ पे पेयरिंग हम लोग साइड से ही करते हैं, तो आप यहाँ पे बी नंबर टिक करके आ जाएंगे, लेकिन एक्चुअली होता नहीं है। पेयरिंग हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी जो दिया गया था, उन्होंने कहा था कि पेयरिंग तब स्टार्ट होगा जबकि वैकेंट ऑर्बिटल नहीं रहेगा। उन्होंने ये नहीं कहा था कि किस ऑर्बिटल से आपको पेयरिंग करना है। तो ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा। आप बीच से भी पेयरिंग कर सकते हैं, साइड से भी पेयरिंग कर सकते हैं, राइट साइड से भी पेयरिंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और फीलिंग ऑफ ऑर्बिटल ये भी आपका सही हो जाएगा। आप किसी भी ऑर्बिटल को सबसे पहले फिल कर सकते हैं, तो ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दोस्तों बहुत बार पढ़ा चुका है, इस ग्राफ को भी आप सभी बहुत बार देख चुके हैं, ठीक है। तो इसको फिर से बताने की आवश्यकता नहीं है। इस ग्राफ को बना करके कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको करना है ये आप सभी को पता है। 1 से 30 तक के एलिमेंट को सबको याद रखना है। जो भी एक्सेप्शन केसेस मैंने बताया, जैसे कि क्रोमियम का, कॉपर का, इन सब का आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखना है, ठीक है। सारे एक्सेप्शन केसेस मैंने नोट्स में दे दिए थे, और नोट्स में देखिए कॉपर की तरह HgAu इसका भी आपका हाफ फील्ड और फुल फील्ड वाला केस चलता है। फिर नायोबियम से लेकर के दोस्तों यहाँ पे देखिए प्लेटिनम तक इसी प्रकार का आपका एक्सेप्शन केसेस है, सारा मैंने नोट्स में दे दिया। लेंथेनम और एक्टिनियम देखिए किस प्रकार यहाँ पे थियोरेटिकल होना चाहिए, बट ये ट्रू होगा। तो ये सभी एक्सेप्शन केसेस आपको देख लेने हैं, मैंने आपको दे दिया है। अब देखते हैं पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़, बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है, और इससे आपके आने वाली परीक्षा में ऑब्वियस बात है क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। तो इसमें चले देखते हैं किस प्रकार से क्या प्रॉपर्टीज़ है। तो F ब्लॉक एलिमेंट, P ब्लॉक एलिमेंट, ये सारा चीज़ दिया गया है, ठीक है। डायरेक्ट हम लोग प्रॉपर्टीज़ में आते हैं। इस चीज़ को थोड़ा सा देख लेते हैं। ट्रिक टू रिमेंबर पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल को किस प्रकार से आप रिमेंबर कर सकते हैं। तो ट्रिक मैंने बता दिया था, जैसे कि अल्काली मेटल ग्रुप में कितने सारे आते हैं, अल्कलाइन में कौन कौन सा आता है, किस प्रकार से याद करना है। जैसे कि अल्काली मेटल जो कि ग्रुप 1 के रहते हैं, इसको याद करने का मैंने ट्रिक बताया था, हे ली ना कर रब से फरियाद, इसको आपको याद रखना है। हे ली ना कर रब से फरियाद, इसको आपको याद रखना है। हे से यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन, ली से लिथियम, उसके बाद ना से सोडियम, उसके बाद दोस्तों पोटेशियम से, कर से के जो कि है पोटेशियम, रब से आरबी, उसके बाद से सीजियम, रब से आरबी रुबिडियम, उसके बाद फ्रोंसियम एफ से, ठीक है, फरियाद से फ्रोंसियम। तो ये मैक्सिमम स्टूडेंट जानते होंगे, इसको फिर से करवाने की आवश्यकता नहीं है, बस याद रखेंगे। फर्स्ट पीरियड में कौन सा आता है, हाइड्रोजन आता है। सेकंड पीरियड में लिथियम आता है। जैसे जैसे नीचे उतरते जाएंगे, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, सिक्स्थ पीरियड, सेवन्थ पीरियड, यहाँ पे क्वेश्चन इस टाइप से आता है कि एस ब्लॉक में या फिर जो ग्रुप नंबर 1 है, ये ग्रुप नंबर 1 है हम लोग का, ग्रुप नंबर 1 का चौथा पीरियड में कौन सा एलिमेंट आता है, ऐसा क्वेश्चन आता है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दोस्तों ये जो मैंने ट्रिक बताया इसको लिख लेना है, इसको नहीं लिखना है। ट्रिक के आधार पर जो एलिमेंट है उसको इस टाइप से लिख देना है। और हाइड्रोजन से फर्स्ट पीरियड से आप उतरते जाएंगे, यहाँ पे फोर्थ पीरियड में कितना है, कौन सा आ रहा है आपका, कर आ रहा है। कर से यहाँ पे के से पोटेशियम, तो ये आपका पोटेशियम एलिमेंट हो जाएगा। इस टाइप से आपको थोड़ा सा ट्रिक लगा करके याद करना है, ठीक है। अल्कलाइन अर्थ मेटल, ये अल्कलाइन अर्थ मेटल को याद करने का मैंने कहा था, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ठीक है। बेटा से BE, मांगे से MG, कार से CA, स्कूटर से SR, उसके बाद बाप से BA, राजी से RA, ठीक है। वेरियम, मैग्नीशियम, उसके बाद कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम, ठीक है। ये BE बेरिलियम है, ठीक है, बेरिलियम, और नीचे वाला BA बेरियम है। तो इसे आप याद रखेंगे। सेकेंड पीरियड से ये शुरू होता है, सेकेंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, क्योंकि फर्स्ट पीरियड में केवल हाइड्रोजन है और उधर राइट साइड में हीलियम है, ठीक है। फर्स्ट पीरियड में केवल हाइड्रोजन और हीलियम दो ही एलिमेंट आते हैं। सेकंड पीरियड से देखिए दोस्तों लिथियम और बेरिलियम आता है, ठीक है। तो सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, और इसका एटॉमिक नंबर भी कैसे याद करेंगे वो भी आप यहाँ पर देखिए, +8, 18, 18, 32, 32, इस टाइप से प्लस करते जाना है, डबल डबल करते जाना है, ठीक है। 8, 8, 18, 18, 32। बेरिलियम को तो आप सबको जानते ही होंगे, इसका जो एटॉमिक नंबर है कितना है, 4 है, +8 कर दीजिएगा, उसके बाद +8, उसके बाद +18, उसके बाद +18, उसके बाद 32, इसके नीचे भी जाएंगे तो +32 करते जाएंगे। अर्थात कि आपको याद रखना है 8, 8, 18, 18, 32, बस। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देखते हैं ग्रुप नंबर 13 जो कि P ब्लॉक एलिमेंट है, अर्थात कि जिसको बोरॉन फैमिली कहा जाता है, ठीक है। इसमें याद रखने का ट्रिक मैंने बताया था, बैगन, आलू, गाजर इन थैला,
बैगन आलू गाजर इन थैला, इसे याद रखेंगे। और ये भी सेकंड पीरियड से स्टार्ट होता है, सेकंड थर्ड फोर्थ पीरियड ये। और इसका जो एटॉमिक नंबर आप उसी से याद रखेंगे, 1 8 घट जाएगा, ठीक है। यहाँ पे +8 +18 18 32, इसको सिर्फ आपको याद रखना है, ठीक है। यहाँ पे जो 8 +8 कर रहे थे तो +8 नहीं होगा, यहाँ पे डायरेक्ट 8 +18 18 32 ये आपका होगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे पी ब्लॉक एलिमेंट का ही कार्बन फैमिली का मैंने आपको बताया था, कौन सी गीता स्नेहा प्रभा, इसको आपको याद रखना है, कौन सी गीता स्नेहा प्रभा, ठीक है। सेकेंड थर्ड फोर्थ इसका सेम रहेगा, +8 18 18 32 ये से आपको करना है, ठीक है। उसके बाद पी ब्लॉक एलिमेंट का निक्टोजन जिसको कहा जाता है या फिर नाइट्रोजन फैमिली, इसको आपको याद करने का ट्रिक मैंने बताया था, ना पी ऐसे सबके बीच, ठीक है, न पी ऐसे सबके बीच, ठीक है। न से सोडियम, पी से फॉस्फोरस, उसके बाद ऐसे से आर्सेनिक, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एंटीमनी बिस्मथ, तो इसको याद करने का ट्रिक मैंने बताया था। और यहाँ पे +8 18 18 32 यही करने के लिए कहा था एटॉमिक नंबर के लिए। उसके बाद पी ब्लॉक एलिमेंट के लिए इसको चैल्कोजन कहते हैं, ये भी नाम याद रखेंगे, बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है। देखिए बोरॉन फैमिली से मैंने आपको नाम बताया है, जैसे सबसे पहले 13 ग्रुप का जो नाम है वो बोरॉन फैमिली है, उसके बाद कार्बन फैमिली है, उसके बाद नाइट्रोजन वाला निक्टोजन फैमिली है, इसको नाइट्रोजन फैमिली या फिर निक्टोजन भी कहा जाता है। वो उसके बाद ऑक्सीजन वाला जो है इसको चैल्कोजन कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया था मेरे ख्याल से साइंटिफिक असिस्टेंट वाला में या फिर लैब असिस्टेंट प्रीवियस ईयर में किसी में भी तो पूछा गया था, ठीक है, थोड़ा बहुत याद आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए चैल्कोजन कहा जाता है, इसको आप याद रखेंगे। और इसको याद करने का ट्रिक मैंने बताया था, ओ स्टाइल से टीपो, ठीक है, टीपो अर्थात कि वो छापना होता है, चोरी करना, तो वही है ओ स्टाइल से टीपो। ओ से ऑक्सीजन, स्टाइल से एस सल्फर, उसके बाद सिलेनियम, उसके बाद टेलुरियम, उसके बाद पोलोनियम, ठीक है, इसको याद रखना है। +8 18 18 32 एटॉमिक नंबर के लिए। उसके बाद पी हेलोजन के लिए मैंने बताया था, फिर कल बाहर आई आंटी, इसको याद रखना है। हेलोजन तो ऐसे भी सबका याद रहता है, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो, और यहाँ पे आपका लास्ट में आता है फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो, और लास्ट में ये आता है 80, इसको कहा जाता है एस्टेंटिन, ठीक है, एस्टेंटिन। वैसे इसका जरूरत नहीं पड़ता है, ये 4 ही हम लोग यूज़ करते हैं। +8 18 18 32 इसको याद रखेंगे, ठीक है। एटॉमिक नंबर याद नहीं रहता है तो एक का एटॉमिक नंबर रहेगा याद रहेगा तो बाद का निकाल लेंगे, जैसे कि फ्लोरीन का तो सबको याद रहता है 9, +8 कर देंगे और उसमें +18 कर देंगे, उसमें +18 कर देंगे, उसके बाद 32 कर देंगे, ठीक है। उसके बाद नोबल गैस ये भी सबको याद रखता है, हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टन जेनॉन, इतना तक यूज़ होता है, रेडॉन का बहुत कम ही यूज़ होता है, ठीक है। +8 18 18 32 इसको करेंगे। इसको याद करने का अगर ट्रिक चाहिए तो ये ट्रिक है, हे नीना और करीना का एक्सरे, हीना नीना और करीना का एक्सरे रंगीन, तो ये एक ट्रिक है, इससे आप याद रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट को लेफ्ट से राइट की ओर याद करना पड़ता है। 5D एलिमेंट जैसे कि यहाँ पे है इट्रियम जिरकोनियम नियोबियम, ठीक है, तो इसका भी ट्रिक दिया गया है, तो ये भी आप देख सकते हैं। हालांकि ट्रांजिशन एलिमेंट को आप यहाँ पे याद रख सकते हैं, जैसे कि आपका स्कैंडियम से तो सबको याद होगा, स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम क्रोमियम Fe, मैग्नीज Fe, कोबाल्ट निकल कॉपर जिंक, ये तो सबको ही याद रहता है। 30 तक मैंने याद करने के लिए कहा था, ये पीरियड 4 में आता है, ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। उसके बाद 5th पीरियड वाला है इटीरियम, ठीक है, इटीरियम जिरकोनियम नायोबियम मोलिब्डेनम टेक्नीशियम रूथेनियम रोहोडियम प्लेडिनम सिल्वर और कैडमियम, ठीक है, ये आता है यहाँ तक सिल्वर और कैडमियम, इसको भी मैंने याद करने का ट्रिक दिया था। उसके बाद आपका जो 5D वाला ग्रुप आता है लेंथेनम से, लेंथेनम के बाद तो आपका 4F आ जाता है, तो 4F तो सीजियम से लेकर के आपका ल्यूटेशियम तक, सीजियम से ल्यूटेशियम तक आपका 4F आता है। उसके बाद देखिए 14 एलिमेंट के बाद हाफनियम आता है और हाफनियम से Hg तक आपका चलता है, ये पीरियड 6 का है। उसके बाद देखिए उसके बाद पीरियड 7 का आता है, पीरियड 7 का एक्टिनियम से आता है, पीरियड 7 का एक्टिनियम से कॉपरनीशियम, ठीक है, एक्टिनियम से कॉपरनीशियम तक आता है, ठीक है। यहाँ भी देखिए एटॉमिक नंबर अगर फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करेंगे, ग्रुप नंबर 3 देखिए यहाँ पे दिया गया है, 4th पीरियड का +18 18 +32 करेंगे तो आ जाएगा। एस ब्लॉक एलिमेंट के लिए +8 8 18 18 और एफ ब्लॉक एलिमेंट के लिए सबका ग्रुप नंबर एक ही होता है, ये बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एफ ब्लॉक का दोस्तों सबका ग्रुप नंबर एक ही होता है, इसको आप याद रखेंगे, ग्रुप नंबर 3 में ही सारा एलिमेंट आता है, ठीक है। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज देखते हैं। चलिए अभी देखते हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़, किस प्रकार से एटॉमिक साइज बढ़ता है घटता है, ट्रांजिशन एंथैल्पी क्या होता है, और उसके बाद इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है, इन सभी को देखेंगे, ठीक है।
इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इन सभी को देखेंगे। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को ही इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहा जाता है। देखिए दोस्तों, एटॉमिक साइज किस प्रकार से बढ़ता है या फिर घटता है उसको देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कोवलेंट एट रेडियस किसे कहा जाता है। इट इज़ हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स बॉन्डेड बाय ए सिंगल। एक्चुअली जो कोवलेंट बॉन्ड से ये बॉन्डेड एटम रहते हैं उसके हाफ ऑफ द डिस्टेंस को हम लोग कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं, कोवलेंट रेडियस कहते हैं, ठीक है। मेटलिक रेडियस, जो मेटलिक बॉन्ड होते हैं उसके हाफ ऑफ द डिस्टेंस को हम लोग मेटलिक रेडियस कहते हैं। वैन डर वाल्स रेडियस, दो मॉलिक्यूल के बीच का जो ये हाफ ऑफ द डिस्टेंस होता है इसको हम लोग वैन डर वाल्स रेडियस कहते हैं। इट इज़ हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द एडजेसेंट एटम प्रेजेंट इन टू कंसेक्यूटिव मॉलिक्यूल। दो अलग अलग मॉलिक्यूल है, देखिए ये एक अलग मॉलिक्यूल है, ये एक अलग मॉलिक्यूल है। इन दोनों मॉलिक्यूल के कंसेक्यूटिव जो एटम्स होते हैं उसके बीच के हाफ ऑफ द डिस्टेंस को हम लोग वैन डर वाल्स रेडियस कहते हैं, ठीक है। उसके बाद पीरियोडिक वेरिएशन ऑफ एटॉमिक साइज मूविंग डाउन द ग्रुप, ऊपर से नीचे जब आएंगे तो एटॉमिक साइज क्या होता है, बढ़ता है। लेफ्ट से राइट की ओर जाएंगे तो एटॉमिक साइज घटता है, ठीक है। उसी चीज़ को यहाँ पे सारी चीज़ को एक्सप्लेन कर दिए हैं। आयन में क्या होता है, आयोनेशन इंथैल्पी, अर्थात कि इलेक्ट्रॉन निकालने में जो एनर्जी लगता है उसको हम लोग आयोनेशन इंथैल्पी कहते हैं। लेफ्ट से राइट की ओर जाएंगे, साइज डिक्रीज करेगा, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो आपका आयोनेशन इंथैल्पी बढ़ेगा, ठीक है। और ऊपर से नीचे आएंगे आयोनेशन इंथैल्पी डिक्रीज करेगा। सेम ट्रेंड आपको इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी में भी देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एन एलिमेंट shows its tendency to gain or attract the bond pair towards itself and bonded with the another atom or a covalent bond, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक्चुअली होता है जैसे कि कोई बॉन्डेड पेयर रहता है, उसको अपनी जो इलेक्ट्रॉन पेयर है उसको अपनी और जो खींचता है उसके अमाउंट को हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। मेनली इसमें पूछा जाता है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर पूछा जा सकता है, जैसे कि फ्लोरीन का सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर आपको देख लेना है। तो उससे संबंधित है, यहाँ पे देखिए On moving down the group, atom size increases, so tendency to attract bond pair of electron decreases. ऊपर से नीचे आएंगे डिक्रीज करेगा, सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, डिक्रीज होता है। On moving along the period, लेफ्ट से राइट की ओर जाएंगे, एटॉमिक साइज डिक्रीजेस, सो टेंडेंसी टू अट्रैक्ट बॉन्ड पेयर इंक्रीजेस। टेंडेंसी ऑफ अट्रैक्ट बॉन्ड पेयर इंक्रीज करता है, सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पे इंक्रीज करता है, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से संबंधित इन सभी को तो देख लिया है हम लोगों ने। उसके बाद केमिकल बॉन्डिंग का ये चैप्टर आता है, बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड मेकिंग इज कॉल्ड केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग थोड़ा सा देख लीजिएगा, ऑक्टेट रूल क्या क्या होता है, किस प्रकार से बनता है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टिविटी एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वन स्टेबिलिटी, ठीक है। एनर्जी स्टेबिलिटी का यहाँ पर अपोजिट कनेक्शन होता है। आयनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड किस प्रकार से बनता है, आयनिक या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, जिसका इलेक्ट्रॉन रहता है वो यहाँ पे डोनेट कर देता है, जिससे हम लोग आयनिक बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। जैसे कि NaCl का एग्जांपल दे सकते हैं, अलग अलग यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है। सम ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन सबको वीडियो को पॉज करके आपको देख लेना है। कोवैलेंट बॉन्डिंग क्या होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनता है उसको हम लोग कोवैलेंट बॉन्डिंग कहते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन एक यहाँ पे इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा कार्बन के साथ और यहाँ पे 4 हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, तो इस प्रकार से ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो इस प्रकार के बॉन्ड को हम लोग कोवैलेंट बॉन्डिंग कहते हैं। कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग अर्थात कि जो लोन पेयर है उसको डोनेट कर देगा उसको, और उसमें जो आपका बनेगा बॉन्ड उसको हम लोग कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। उसके बाद चलिए दोस्तों सेकेंड चैप्टर को देखते हैं, जो कि है गैसियस स्टेट। गैसियस स्टेट में आपका पहला जो टॉपिक है द पोस्टुलेट ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूल्स ऑफ थ्योरी। काइनेटिक मॉलिक्यूल्स ऑफ थ्योरी का यहाँ पे पोस्टुलेट दिया गया है। इसमें देखिए ए गैस कंसिस्ट ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। एक गैस के अंदर लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है। दिस मॉलिक्यूल्स आर आइडेंटिकल होते हैं, प्रिफरेबली इलास्टिक होते हैं एंड हार्ड स्पेयर इनको माना जाता है। दे आर सो स्मॉल दैट द वॉल्यूम ऑफ ए मॉलिक्यूल कैन बी नेग्लिजिबल। वो इतने स्मॉल होते हैं कि उसका जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल इसको नेग्लिजिबल कर सकते हैं। दूसरा पोस्टुलेट देखिए दोस्तों, ये अलग अलग डायरेक्शन में मूव करते हैं तो उनका जो डायरेक्शन होता है रैंडम डायरेक्शन होता है, ठीक है। ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन और याद रखेंगे, लेकिन वो ट्रेवल करते हैं स्ट्रेट लाइन में। उसके बाद द कॉलिजन बिटवीन मॉलिक्यूल्स परफेक्टली इलास्टिक होता है। जो कॉलिजन बिटवीन जो मॉलिक्यूल के बीच में कॉलिजन होता है या फिर उनका जो वॉल ऑफ द कंटेनर के साथ कॉलिजन होता है वो परफेक्टली इलास्टिक होता है, ठीक है। द पाथ ट्रेवल्ड बाय अ मॉलिक्यूल बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन इज कॉल्ड फ्री पाथ कहा जाता है, और उसका मीन डिस्टेंस को हम लोग मीन फ्री पाथ कहते हैं, ठीक है। The motion of the molecule is governed by Newton's law of motion. The effect of gravity on the motion of the molecule is negligible. तो ग्रेविटी का यहाँ पे इफेक्ट जो है वो नेग्लिजिबल माना जाता है, ठीक है। इसी से रिगार्डिंग दोस्तों यहाँ पे देखिए
ऑन द बेसिस ऑफ द एबव पोस्टुलेट इक्वेशन ऑफ ड्राइव्ड काइनेटिक मॉलिकुलर थ्योरी का इक्वेशन एक दिया गया था, पी बी इज इक्वल टू 1/3 mn म्यू स्क्वायर, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे, पी इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ द गैस, पी इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द गैस, एम इज इक्वल टू मास ऑफ वन मॉलिक्यूल और एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और म्यू जो है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ये होता है, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन आता है, आइडियल गैस और रियल गैस में आपका डिफरेंस क्या है, इसमें से कोई भी एक पॉइंट से क्वेश्चन आ सकता है। तो आइडियल गैस जो होता है, आइडियल गैस लॉ को फॉलो करता है पी वी इज इक्वल टू एन आर टी को, जबकि रियल गैस फॉलो नहीं करता है। आइडियल गैस में कहा गया है कि गैस ऑक्यूपाइड नो वॉल्यूम, अर्थात कि गैस के जो मॉलिक्यूल है इतने छोटे होते हैं इंडिविजुअली, वो थोड़ा सा भी वॉल्यूम ऑक्यूपाई नहीं करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, रियल गैस में क्या होते हैं, कुछ ना कुछ वॉल्यूम अवश्य ही रहेंगे, भले ही छोटा से छोटा हो लेकिन कुछ ना कुछ वॉल्यूम अवश्य ही रहेगा। उसके बाद यहाँ पे कहा गया था आइडियल गैस में कोई भी इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे रियल गैस में कहा गया था कि यहाँ पे कुछ ना कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जरूर ही होगा, हालांकि छोटा से छोटा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा लेकिन कुछ ना कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अवश्य ही होगा, ठीक है। उसके बाद उसी के आधार पर यहाँ पे एक डेविएशन दिया गया था कि आइडियल बिहेवियर से रियल गैस किस प्रकार से डेविएट करता है। तो इससे संबंधित एक प्लॉट दिया गया था, जैसे पी वी और भी का यहाँ पे पी प्रेशर और पी वी का यहाँ पे प्लॉट दिया गया था। जी थियोरेटिकली एन इज इक्वल टू एन आर टी अगर होता तो ये इस प्रकार से जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा देखा गया जैसे कि CO2 इधर से चला गया, NO2 का इधर से चला गया, अर्थात कि ये जो पी वी इज इक्वल टू एन आर टी है इसको फॉलो नहीं कर रहा था। इसका क्या कारण है? इसका कारण दो कारण है। द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस आर पॉइंट मास ऑक्यूपाइंग नो वॉल्यूम। आइडियल गैस में ऐसा कहा गया था कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो किसी भी प्रकार का मास ऑक्यूपाई नहीं करते हैं, जबकि दोस्तों आप सभी को पता होगा कि भले ही छोटा से छोटा पार्टिकल हो, मॉलिक्यूल हो, एटम हो, कुछ भी हो, थोड़ा सा भी उसका वॉल्यूम जरूर से रहेगा। तो यही उसका ड्रॉबैक था जिसके कारण वो डेविएशन देखने को मिला। उसके बाद उसमें कहा गया था आइडियल गैस में किसी भी प्रकार का इंटर मॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता है, लेकिन रियल गैस में थोड़ा सा ही सही लेकिन इंटर मॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अवश्य ही होता है। तो डेविएशन का ये दो इंपॉर्टेंट कारण था जिसके कारण यहाँ पे जो ग्राफ प्लॉट किया गया था उसके डेविएट हो रहा था, ठीक है। उसका अनदर एविडेंस यहाँ पे होगा, जैसे कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर में 22.4 लीटर होना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली एक्चुअली होता नहीं है, नॉट परफेक्टली 22.4 लीटर यहाँ पे होता नहीं है, 21 से 23 लीटर होता है। और स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर को याद रखेंगे, ये बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर कितना होता है? 22.4 लीटर, इसको आपको याद रखने हैं। उसके बाद देखिए, व्हाट आर द कंडीशन अंडर विच रियल गैस फॉलोज आइडियल गैस लॉ। कौन सा ऐसे कंडीशन है जो कि रियल गैस जो है ये आइडियल गैस लॉ को फॉलो करते हैं। व्हाट आर द कंडीशंस, कौन कौन से ऐसे कंडीशंस है जिसके अंडर रियल गैस जो है फॉलो आइडियल गैस लॉ, आइडियल गैस लॉ को फॉलो करते हैं। अंडर टू कंडीशन, दो कंडीशन यहाँ पे हो सकते हैं। पहला कंडीशन लो प्रेशर, दूसरा कंडीशन यहाँ पे हाई टेम्परेचर, ठीक है। तो लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर अगर लगाएंगे तो रियल गैस भी आइडियल गैस की तरह बिहेव करेगा। तो जो यहाँ पे डिफरेंस हुआ उसको डिफरेंस को मिटाने के लिए वैन डर वाल्स ने इक्वेशन दिया कि कुछ कुछ यहाँ पे परिवर्तन करने होंगे जिसके कारण जो रियल गैस है वो भी आइडियल गैस लॉ को फॉलो करेंगे। तो उन्होंने जो दो पॉइंट था, जो कमी था, उसको यहाँ पे पूरा करने का प्रयास किया। देखिए, करेक्शन ड्यू टू वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस। पहला आइडियल गैस में क्या था, उन्होंने कहा था कि कोई भी वॉल्यूम ऑक्यूपाई नहीं करता है। तो वैन डर वाल में कहा कि अगर हम लोग वॉल्यूम वाला जो टर्म है उसको थोड़ा करेक्ट कर देते हैं तो वो रियल गैस के लिए भी लागू होगा। और दूसरा करेक्शन उन्होंने किया, करेक्शन इन प्रेशर ड्यू टू मॉलिकुलर अट्रैक्शन, अर्थात कि उन्होंने जो पोस्टुलेट में कहा था कि कोई भी अट्रैक्शन नहीं होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता है, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में प्रेशर में कुछ हम लोग चेंजेस करते हैं और इस प्रकार से चेंजेस करते हैं कि वो आइडियल गैस लॉ क्या करेगा, रियल गैस जो होते हैं वो भी आइडियल गैस लॉ फॉलो करेंगे। तो ये दो करेक्शन दिया जिसको हम लोग वैन डर वाल्स इक्वेशन कहते हैं। बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है और इससे न्यूमेरिकल भी बनता है और डायरेक्टली भी क्वेश्चन आता है। ये किस प्रकार करेक्शन हुआ है उसको दर्शाया गया है, ठीक है। तो ये देखिए, V माइनस बी, उन्होंने वॉल्यूम में करेक्शन करके V माइनस बी कहा और प्रेशर में करेक्शन किया P प्लस A बाई वी स्क्वायर और उन्होंने ये दिया RT, ठीक है। NRT, यहाँ पे NRT हो जाएगा, ये ऊपर वाला एक्चुअली आपका मेन इक्वेशन है, वैन डर वाल्स इक्वेशन, इसको याद रखेंगे। उन्होंने वॉल्यूम में करेक्शन किया और NB फैक्टर को यहाँ पे माइनस किया और P प्लस एन स्क्वायर A बाई वी स्क्वायर ये प्रेशर के साथ ऐड किया जिसके कारण NRT हो जाएगा, ठीक है, फॉर N मोल्स। ये आपका वैन डर वाल्स इक्वेशन है। V माइनस एन बी इंटू पी प्लस एन स्क्वायर बाई ए डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर इज इक्वल टू NRT, इसको कहते हैं वैन डर वाल्स इक्वेशन, ठीक है।
उसके बाद चलिए आगे जो टर्म है उसको देखते हैं। देखिए क्रिटिकल कांस्टेंट एंड वैन डर वाल्स कांस्टेंट, इसको देखते हैं। वैन डर वाल्स रियल गैस इक्वेशन, उन्होंने ये इक्वेशन दिया था P + AN² / V², उन्होंने प्रेशर में करेक्शन करके ये दिया था, और उसके बाद V - NB = nRT ये दिया था। ये जो A और B है इसको वैन डर वाल्स कांस्टेंट करते हैं। यहाँ पे A और ये B जो है इसको वैन डर वाल्स का कांस्टेंट करते हैं। ये क्या है, ये करेक्शन किया गया था, प्रेशर करेक्शन किया गया था, और ये का किया गया था वॉल्यूम में करेक्शन किया गया था, ठीक है। वॉल्यूम करेक्शन एंड कांस्टेंट बी। तो यहाँ पे क्या रिलेशन है वो चीज़ नीचे दिया गया है। उसके बाद आगे देखते हैं RMS, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ये आपका टॉपिक में दिया गया है गैसियस स्टेट का, तो इसको देख लीजिए रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी क्या होता है। इससे भी क्वेश्चन बनेगा, न्यूमेरिकल क्वेश्चन इससे आएगा छोटा छोटा आपका, जो जैसे में पूछा जाता है जिस प्रकार से, उसी प्रकार से यहाँ पे लिखा हुआ है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। जैसे कि यहाँ पे आप सभी देख पा रहे होंगे VRMS = होता है अगर आपका कंटेनर में बहुत सारे गैस मॉलिक्यूल दिए गए हैं, किसी गैस मॉलिक्यूल का यहाँ पे देखिए अलग डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है 100 मीटर पर सेकेंड में, कोई दूसरा यहाँ पे गैस मॉलिक्यूल दिया गया है 200 मीटर पर सेकंड में वो मूव कर रहा है, कोई दूसरा मॉलिक्यूल यहाँ पे 500 मीटर पर सेकंड में मूव कर रहा है, और आपको पूछ दिया गया कि RMS अर्थात कि रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी इसका क्या होगा, निकालिए। तो देखिए दोस्तों रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी आप निकाल सकते हैं √V1² + V2² + V3² अप टू VN² / N। इसमें रूट मीन स्क्वायर आप निकाल सकते हैं। तो VRMS = √100 का स्क्वायर + 200 का स्क्वायर + 50 का स्क्वायर / 3 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। और एक यहाँ पे फॉर्मूला है रूट मीन VRMS का, याद रखेंगे √3RT/m, ये आपका रूट मीन स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, इसको भी आप याद रखेंगे। रैंडम मोशन अगर दिया रहेगा तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, अगर आपका R, T और M दिया रहेगा तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। R क्या है, R कांस्टेंट रहता है, आप सभी को पता है 8.314 जूल पर मोल केल्विन ये रहता है। T जो है टेम्परेचर है, M क्या है, मास है, ठीक है। उसी का कुछ यहाँ पे कैसे निकालना है, जैसे कि यहाँ पे VRMS निकालना है फॉर H2 मॉलिक्यूल एट 27 डिग्री सेल्सियस में H2 मॉलिक्यूल का VRMS कितना होगा, तो 3 × R का वैल्यू निकाल बैठा देंगे, और यहाँ पे 27 डिग्री सेल्सियस अर्थात कि केल्विन में 300 हो जाएगा, और इसका M का वैल्यू आपका हो जाएगा 2 × 10⁻³ मोलर मास आपको निकालना है 2 × क्योंकि यहाँ पे देखिए एक हाइड्रोजन का 1 होता है, 2 हाइड्रोजन का 2 होगा, 2 × 10⁻³ मोलर मास यहाँ पे kg से, यहाँ पे kg में 2 × 10⁻³ लिख रहे हैं, और इसी को सॉल्व करके आपका आ रहा है 1.3 × 10⁻³, ठीक है। तो उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन इससे ज़्यादातर बनते हैं। मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन वेलोसिटीज़ में आप सभी देख पा रहे होंगे, इसमें 3 टर्म याद रखेंगे, वही भी जो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी होता है ये भी डायरेक्टली एक फॉर्मूला आता है √2RT/m, और VRMS अभी हम लोगों ने पढ़ा √3RT/m, और V एवरेज वेलोसिटी होता है √8RT/m। ये तीनों को याद रखेंगे, तीनों से डायरेक्टली क्वेश्चन आता है। तो मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन में इन तीनों से संबंधित यहाँ पे दिया था। तो इन्होंने कहा कि जो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी है उसका आपको पीक देखने को मिलेगा, ठीक है। यही चीज़ इन्होंने कहा। देखिए दोस्तों यहाँ पे नीचे दिखा गया है जो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी है उसका पीक होता है यहाँ पे, ठीक है। जो उसी को यहाँ पे ग्राफ के द्वारा इन्होंने दर्शाया। उसके बाद एवरेज वेलोसिटी का होता है, और सबसे कम यहाँ पे VRMS का होता है, अर्थात कि रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का होता है, ठीक है। तो यही चीज़ एक प्लॉट इन्होंने बताया था ग्राफ का, जो जिसको हम लोग मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ कहते हैं। और यहाँ पे वेलोसिटी की बात करें तो V3 अर्थात कि VRMS का जो वेलोसिटी है ये सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। VRMS जो है ये वेलोसिटी ज़्यादा होता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे V एवरेज का वेलोसिटी होता है, उसके बाद V मोस्ट प्रोबेबल का वेलोसिटी होता है। तो इस ग्राफ को थोड़ा सा आपको याद रखना है, ये मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन के द्वारा डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ शो करता है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है सॉलिड स्टेट, इसको देखते हैं। तो जैसे कि आप सभी यहाँ पे देख पा रहे होंगे स्पेस लेटिस सबसे पहला आपका टॉपिक है। तो स्पेस लेटिस मतलब होता है द रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स विच डिस्क्राइब द 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑन पार्टिकल इज कॉल्ड स्पेस लेटिस। तो स्पेस लेटिस से डायरेक्टली क्वेश्चन बन सकता है, तो याद रखेंगे 3 डायमेंशनल जो अरेंजमेंट होता है उसी को हम लोग स्पेस लेटिस कहते हैं। उसी का जो छोटा वाला भाग होता है उसको हम लोग यूनिट सेल कहते हैं, तो इसको भी आपको याद रखना है। यूनिट सेल इज द स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ द क्रिस्टल लेटिस विच व्हेन रिपीटेड इन डिफरेंट डायरेक्शन जनरेट्स द इंटायर लेटिस, अर्थात कि
जो यूनिट सेल होते हैं वो स्पेस लेटिस का सबसे छोटा वाला भाग होता है और उसको उसमें यूनिट लेटिस के सारे प्रॉपर्टीज होता है विच व्हेन रिपीटेड इन डिफरेंट डायरेक्शन। जब हम लोग 3 डायमेंशनल डायरेक्शन में उसको रिपीट करते हैं तो एंटायर लेटिस इसमें हमें प्राप्त होता है। ठीक है, लॉज ऑफ क्रिस्टलोग्राफी का इंपॉर्टेंट याद रखेंगे। 3 लॉज होते हैं, कौन कौन सा? द लॉ ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ इंटरफेसियल एंगल, द लॉ ऑफ रेशनल इंडिसेस एंड द लॉ ऑफ सिमेट्री। ये 3 लॉ है जो कि है लॉ ऑफ क्रिस्टलोग्राफी से। तो लॉ ऑफ क्रिस्टलोग्राफी का पहला लॉ को देखते हैं। इसमें देख पा रहे होंगे लॉ ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ इंटरफेसियल एंगल। तो इसी से आपको समझ में आ रहा है कि इंटरफेसियल एंगल जो होता है ये कांस्टेंट होता है। ठीक है, उसके फेसेस जितने भी जिधर भी जाएं उससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जब कोई 2 फेस मिलते हैं तो उसमें जो इंटरफेसियल एंगल होते हैं वो आपका कांस्टेंट रहेंगे किसी भी हाल में, फेस किसी भी दिशा में आपका डेवलप करे। ठीक है, द लॉ ऑफ रेशनल इंडिसेस। रेशनल इंडिसेस जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, द इंटरसेप्ट व्हेन द फेसेस, जैसे कि 3 यहाँ पे एक्सिस होते हैं। ठीक है, 3 एक्सिस जब मैच करते हैं, क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस ABC आर आइदर इक्वल और स्मॉल रेशनल मल्टीपल्स ऑफ द इंटरसेप्ट मेड बाय द यूनिट फेसेस। ठीक है, या तो इक्वल होगा या फिर जो स्मॉल रेशनल मल्टीपल होगा इंटरसेप्ट मेड बाय द यूनिट फेस। ठीक है, तो ये कंडीशन है। उसके बाद तीसरा देखिए सिमेट्री, द लॉ ऑफ सिमेट्री। अलग अलग सिमेट्री है, अलग अलग सिमेट्री जो होता है देखिए, इट स्टेट्स दैट क्रिस्टल्स ऑफ द सेम सब्सटेंसेस पोजेस द सेम एलिमेंट ऑफ सिमेट्री। अर्थात कि किसी एक क्रिस्टल के अंदर जो आपका यूनिट सेल है वो सभी यूनिट सेल एक ही प्रकार का सिमेट्री शो करेगा। अलग अलग सिमेट्री होता है जैसे कि प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, ठीक है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, उसके बाद आपका रिफ्लेक्शन सिमेट्री। तो अलग अलग सिमेट्री होता है, लेकिन किसी एक क्रिस्टल के अंदर सभी जो होंगे क्रिस्टल लेटिस जो होंगे सभी वो एक ही प्रकार की सिमेट्री शो करेंगे। तो ये 3 लॉ है, याद रखेंगे। लॉ ऑफ क्रिस्टलोग्राफी में 3 लॉ है, द लॉ ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ इंटरफेसियल एंगल, द लॉ ऑफ रेशनल इंडिसेस और द लॉ ऑफ सिमेट्री। ये 3 एंगल आपका है। ठीक है, तो आप देखते हैं आगे एक्स-रे डिफ्रैक्शन बाय क्रिस्टल। एक्स-रे डिफ्रैक्शन बाय क्रिस्टल क्या होता है? स्टडी ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल, स्टडी ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल। एक्सरे में, एक्सरे डिफ्रैक्शन में हम लोग क्या स्टडी करते हैं? जो एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है उसका एटॉमिक स्ट्रक्चर, अंदर का क्रिस्टल का एटॉमिक स्ट्रक्चर यहाँ पे डिस्कस करते हैं। दिया गया था WH ब्रेक और WL ब्रेक के कारण, जिसके कारण इसे हम लोग ब्रेक्स इक्वेशन कहते हैं। इसमें जो यूज़ किया जाता है मोनोक्रोमेटिक लाइट यहाँ पे यूज़ किया जाता है। ठीक है, जैसे कि आप सभी देख पा रहे होंगे यहाँ पे ड्राइव करके भी मैंने दिखा दिया है, लेकिन इसका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ब्रेक्स इक्वेशन को आपको याद रखना है। ये आपका ब्रेक्स इक्वेशन है 2D sin थीटा इज इक्वल टू एन लेमडा। ये आपका ब्रेक्स इक्वेशन है, इस चीज़ को आपको याद रखना है। इससे न्यूमेरिकल बहुत सारे बनते हैं। तो ब्रेक्स इक्वेशन कौन सा है? 2D sin थीटा इज इक्वल टू एन लेमडा। ठीक है, उसके बाद कोऑर्डिनेशन नंबर से संबंधित देखें तो उसको कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। जो नेबरिंग पार्टिकल होते हैं अर्थात कि सराउंडिंग जो पार्टिकल होते हैं उसको कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सिंपल क्यूबिक में कितना कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, BCC में कितना कोऑर्डिनेशन नंबर होता है और FCC में कितना कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। जैसे कि SC सिंपल क्यूबिक में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होते हैं, अर्थात कि नेबर जो नियरेस्ट होते हैं वो 6 नेबर होते हैं, जिसके कारण कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसे याद रखेंगे। BCC में कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होता है और FCC में कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है। आप 1D में अगर कोऑर्डिनेशन की बात करें तो 2 यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होगा, क्योंकि 1D पैकिंग में इस टाइप से पैकिंग होता है। तो किसी एक पार्टिकल को लेंगे तो उसके बगल में 1 और ये 2, तो 2 ही यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर हो सकते हैं। 2D पैकिंग में 2 प्रकार का कोऑर्डिनेशन हो सकते हैं। एक तो अगर 2D स्क्वायर पैकिंग होता है तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा। किसी एक पॉइंट को ले लेते हैं, जैसे कि अगर 2D पैकिंग में इस टाइप से पैकिंग रहेगा, ठीक है, इस टाइप से पैकिंग रहेगा। अगर किसी एक पॉइंट को लेंगे तो इसके चारों में 1 2 3 4 होगा। तो नेबरिंग जितने भी पार्टिकल होते हैं उसी को कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। तो 2D पैकिंग में याद रखेंगे 2D स्क्वायर पैकिंग में आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है। उसी प्रकार 2D हेक्सागोनल पैकिंग में अगर आप देखेंगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे 6 होगा, क्योंकि आप देखिए जूम करके मैं दिखा देता हूँ। इसके बगल में देखिए हेक्सागोनल इस टाइप से पैकिंग होता है, हेक्सागोनल इस टाइप से पैकिंग करेंगे तो आपका 6 कोऑर्डिनेशन होगा, अर्थात कि कोई एक रेफरेंस यहाँ पे माना गया है। तो 1 2 3 4 5 6 नेबरिंग पार्टिकल है, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर आपका 6 होगा। ठीक है, उसके बाद आपका 3D पैकिंग में 3 प्रकार का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, लेकिन याद रखेंगे 3D स्क्वायर पैकिंग में आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा और 3D हेक्सागोनल पैकिंग में अर्थात कि AB इस टाइप से रिपीट करेगा उसमें, और ABC जिसमें रिपीट करता है 3D FCC पैकिंग में, दोनों में आपका 12 होगा कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, अब देखिए रेडियस रेशियो रूल क्या होता है। रेडियस रेशियो रूल एक्चुअली होता है
म्यू सी बाई म्यू माफ कीजिएगा आर सी बाई आर ए, ये रेडियस रेशियो रूल होता है, अर्थात कि रेडियस ऑफ कैटायन डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ एनायन, यही है रेडियस रेशियो रूल। अगर यहाँ पर देखिए रेडियस ऑफ कैटायन बढ़ेगा तो रेडियस रेशियो भी बढ़ेगा, अगर रेडियस ऑफ एनायन बढ़ेगा तो रेडियस रेशियो घटेगा। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है, रेडियस रेशियो का ये फॉर्मूला है, रेडियस रेशियो इज इक्वल टू आर सी डिवाइडेड बाई आर ए, इससे न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद चलिए देखते हैं सबसे अधिक इंपॉर्टेंट टॉपिक को, जो कि डिफेक्ट्स इन क्रिस्टल, अर्थात कि क्या क्या डिफेक्ट्स हमें क्रिस्टल में देखने को मिलता है। देखिए दोस्तों, डिफेक्ट्स दो प्रकार का होता है, एक तो पॉइंट डिफेक्ट हो सकता है, एक तो लाइन डिफेक्ट हो सकता है। अगर पॉइंट डिफेक्ट की बात करें, पॉइंट डिफेक्ट्स आर द इरेगुलरिटीज और डेविएशन फ्रॉम आइडियल अरेंजमेंट अराउंड ए पॉइंट, अर्थात कि कोई एक पॉइंट है उसके अराउंड कोई अगर इरेगुलरिटीज या फिर आपका डेविएशन देखा जाता है तो उसको हम लोग पॉइंट डिफेक्ट कहते हैं, अर्थात कि पॉइंट में किसी भी प्रकार का डिफेक्ट रहता है उसको हम लोग पॉइंट डिफेक्ट कहते हैं। अगर लाइन डिफेक्ट की बात करें, लाइन डिफेक्ट आर द इरेगुलरिटीज और डेविएशन फ्रॉम आइडियल अरेंजमेंट इन इंटायर रो ऑफ लेटिस पॉइंट, अर्थात कि इंटायर रो में अगर डिफेक्ट होता है तो उसको हम लोग लाइन डिफेक्ट कहते हैं। ठीक है, देखिए पॉइंट, लेकिन लाइन डिफेक्ट आपको पढ़ना नहीं है, आपका सिलेबस नहीं है। पॉइंट डिफेक्ट में तीन प्रकार का डिफेक्ट आपको पढ़ना है। सबसे पहला है स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट, दूसरा है इम्प्योरिटी डिफेक्ट, तीसरा है नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट। ठीक है, तो सबसे पहला देखते हैं स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट क्या कहता है। तो स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट में याद रखेंगे रेशियो ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो है मेंटेन रहता है। एग्जांपल देख सकते हैं NaCl, इसमें अगर 100 Na है तो 100 Cl होगा, 200 Na है तो 200 Cl होगा, और यहाँ पे इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी भी मेंटेन रहता है, अर्थात कि इसमें स्टोकियोमेट्रिक में जो पार्टिकल है वो मेंटेन रहेगा, स्टोकियोमेट्रिक ऑफ द पार्टिकल मेंटेन। और यहाँ पर नॉन स्टोकियोमेट्रिक में देखिए दोस्तों रेशियो नॉट मेंटेन, जो रेशियो रहता है वो मेंटेन नहीं रहता, जैसे कि FeO में एक्चुअली Fe1 होना चाहिए लेकिन 1 से थोड़ा सा कम हो जाता है। देखिए यहाँ पे एग्जांपल दिए हैं Fe 0.96 और यहाँ पे O जैसे कि 1 हो गया, तो ये जो रेशियो है ये मेंटेन नहीं है, लेकिन यहाँ पे दोस्तों याद रखेंगे इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहता है। तो स्टोकियोमेट्रिक हो या फिर नॉन स्टोकियोमेट्रिक हो, दोनों में ही इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बना रहता है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे स्टोकियोमेट्रिक में जो रेशियो ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो मेंटेन रहता है, नॉन स्टोकियोमेट्रिक में रेशियो मेंटेन नहीं रहता है। इम्प्योरिटी मतलब इम्प्योरिटी, कुछ अगर इम्प्योरिटी पार्टिकल फॉरेन एलिमेंट ऐड हो जाते हैं तो उसको इम्प्योरिटी डिफेक्ट कहेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट किसे कहा जाता है। अलग अलग डिफेक्ट है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये जो डिफेक्ट वाला पार्ट है, अर्थात कि डिफेक्ट्स इन क्रिस्टल, इससे 2 क्वेश्चन पक्का है, समझ लीजिए, छप गया है। ठीक है, सबसे पहला देखते हैं वैकेंसी डिफेक्ट। वैकेंसी डिफेक्ट जैसे कि नाम से ही पता चलता है, यहाँ पे लेटिस साइड से कोई एक मिसिंग होगा तो उसको हम लोग वैकेंसी डिफेक्ट कहेंगे। लेटिस साइड मिसिंग रहता है, डेंसिटी, चूंकि ये लेटिस साइड मिसिंग रहता है इसीलिए दोस्तों यहाँ पे डेंसिटी डिफेक्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो वैकेंसी डिफेक्ट में जैसे कि मैंने कहा स्टोकियोमेट्रिक मेंटेन रहना चाहिए, अर्थात कि जो प्लस चार्ज है माइनस चार्ज, यहाँ पे Na और Cl का एग्जांपल दिया था तो Na और Cl दोनों ही आपका यहाँ पे क्या होता है मेंटेन रहना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 2 यहाँ पे गायब होगा भी तो 2 गायब होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेंटेन डिफेक्ट, तो वैकेंसी डिफेक्ट लेटिस साइड मिसिंग होता है, और चूंकि लेटिस साइड मिसिंग हो गया तो इसका डेंसिटी घट जाता है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि डेंसिटी किस में डिक्रीज करता है, तो वैकेंसी डिफेक्ट में। और वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट ये आयोनिक सॉलिड में देखा गया है। ठीक है, दिस डिफेक्ट कैन बी डेवलप्ड व्हेन ए क्रिस्टलाइन सॉलिड इज हीटेड, जब क्रिस्टलाइन सॉलिड को हीट किया जाता है तो कोई कोई अपना लेटिस साइड से ये मिसिंग हो जाते हैं जिसके कारण वैकेंसी डिफेक्ट आता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, अर्थात कि इंटरस्टिशियल साइड में कोई बाहर से एलिमेंट आ जाता है तो उसमें डिफेक्ट उत्पन्न होता है, और चूंकि बाहर से ये आ गए हैं तो यहाँ पे डेंसिटी ऑब्वियस बात है इंक्रीज करेगा। देखिए कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो है इंटरस्टिशियल साइड में आ जाते हैं जिसके कारण डेंसिटी जो है इंक्रीज करता है। अब ये दोस्तों बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है, फ्रेंकल डिफेक्ट और स्कॉटकी डिफेक्ट। पिछले साल हर एक पेपर में इनसे क्वेश्चन बना था, यही दो जो डिफेक्ट है, फ्रेंकल डिफेक्ट और स्कॉटकी डिफेक्ट, इन्हीं 2 डिफेक्ट से पिछले साल किसी ना किसी रूप में डायरेक्टली हो या फिर इनडायरेक्टली हो क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, आयोनिक सॉलिड इलेक्ट्रिकल, यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी यहाँ पे मेंटेन रहता है। तो फ्रेंकल डिफेक्ट जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, फ्रेंकल डिफेक्ट याद रखेंगे, फ्रैंक अंकल कहीं वहाँ से चल करके कहीं दूसरे जगह बस गए। ठीक है, तो वही चीज़ है, देखिए यहाँ पे कहा गया है दिस डिफेक्ट अराइजेज इन दोज आयोनिक सॉलिड, वैसे आयोनिक सॉलिड में ये डिफेक्ट हमें देखने को मिलता है। देयर इज ए लार्ज डिफरेंस इन साइज बिटवीन कैटायन एंड एनायन, साइज ऑफ कैटायन और साइज ऑफ एनायन के बीच में जब लार्ज डिफरेंस हमें देखने को मिलता है वैसे में फ्रेंकल डिफेक्ट यहाँ पे हमें शो होता है। स्मॉल साइज कैटायन इज डिसलोकेटेड एंड डज नॉट, यहाँ पे देखिए एक्चुअली जब कैटायन और एनायन के साइज में डिफरेंस होता है, जैसे कि कैटायन यहाँ पे देख पा रहे होंगे स्मॉल साइज का है और एनायन यहाँ पे कैपिटल साइज का है, तो ऐसे में देखिए दोस्तों यहाँ से
प्लस चार्ज यहाँ पे हट करके क्या है, डिसलोकेट होकर यहाँ पे आ गया है। तो ऐसे डिफेक्ट को हम लोग फ्रेंकल डिफेक्ट कर सकते हैं। प्लस चार्ज को फ्रेंकल अंकल, सोचिए फ्रेंकल अंकल यहाँ से हट करके कहाँ चला गया, यहाँ पे चला गया, इंटरस्टिशियल साइड पे चला गया। तो ऐसे डिफेक्ट को हम लोग फ्रेंकल डिफेक्ट कहते हैं। यहाँ पे डेंसिटी सेम रहता है क्योंकि कहीं तो जा नहीं रहा है बाहर, वही इधर से उठ करके यहाँ जा रहा है, तो यहाँ पे डेंसिटी सेम रहता है और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर लो रहेगा। किस में दिखता है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फ्रेंकल डिफेक्ट किस में देखा जाता है, ZNS में, AgCl में, AgBr में, AgI में। सबसे ज़्यादा हेलोजन वाला पार्ट को याद रखेंगे, IBrCl, ये सब हेलोजन है, तो इससे आपको याद रखना है AgCl, AgBr और AgI, इसमें फ्रेंकल डिफेक्ट देखने को मिलता है। साथ में ZNS में भी फ्रेंकल डिफेक्ट देखने को मिलता है, इसको भी याद रखेंगे। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है AgBr, ठीक है, क्यों इंपॉर्टेंट है आगे पता चलेगा। देखिए स्कॉटकी डिफेक्ट, स्कॉटकी डिफेक्ट मतलब होता है इक्वल नंबर ऑफ एनायंस एंड कैटायंस आर मिसिंग। एक्चुअली इक्वल नंबर ऑफ एनायंस और कैटायंस मिसिंग रहते हैं, अर्थात कि जितना पॉजिटिव यहाँ पे मिसिंग होगा उतना नेगेटिव भी मिसिंग होगा। तो इक्वल नंबर ऑफ एनायंस और इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस जब मिसिंग रहते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं स्कॉटकी डिफेक्ट। और स्कॉटकी डिफेक्ट भी वैकेंसी डिफेक्ट होता है, क्योंकि वैकेंसी डिफेक्ट में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, उसमें भी पढ़ा था कि वैकेंसी आ जाता है, कोई अपने साइट से चला जाता है बाहर, तो उसको वैकेंसी डिफेक्ट भी कहते हैं, और डिक्रीज करता है इसमें डेंसिटी, ठीक है। किसमें शो होता है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है NaCl में। NaCl में ये स्कॉटकी डिफेक्ट शो होता है, उसके बाद KCl में, CaCl में और AgBr, जो कि बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है। इसीलिए दोस्तों यहाँ पे कहा, ये क्वेश्चन पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड शोज फ्रेंकल डिफेक्ट एज वेल एज स्कॉटकी डिफेक्ट। तो याद रखेंगे AgBr ऐसा कंपाउंड है जो कि फ्रेंकल डिफेक्ट साथ में स्कॉटकी डिफेक्ट भी शो करता है। तो इस एग्जाम्पल को याद रखेंगे, यहाँ पे लिख भी दिया हूँ, AgBr शोज बोथ फ्रेंकल एंड स्कॉटकी डिफेक्ट। उसके बाद देखिए दोस्तों, इम्प्योरिटी विद डिफेक्ट कहते हैं, जैसे कि कोई फॉरेन एलिमेंट ऐड हो जाएगा उसको इम्प्योरिटी डिफेक्ट कहेंगे। जैसे कि वेयर इफ मोल्टेन NaCl कंटेनिंग ए लिटिल अमाउंट ऑफ SrCl2, ठीक है। यहाँ पे देखिए NaCl में अगर लिटिल अमाउंट ऑफ SrCl2 आ जाता है तो ऐसे में इम्प्योरिटी डिफेक्ट कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए चूंकि SR का जो इसका चार्ज होता है Sr2+ होता है, इसीलिए 2 Na को यहाँ पे से निकलना होगा, ठीक है। तो इसीलिए देखिए 2 Na निकल करके एक यहाँ पे Sr2+ हो जाएगा, और यहाँ पे कैटायोनिक वैकेंसी आ जाएगा, क्योंकि 2 Na निकला है, एक की जगह पे ही Sr2+ आ रहा है, दूसरा जगह यहाँ पे वैकेंट रह रहा तो यहाँ पे कैटायोनिक वैकेंसी आ जाता है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इन विच ऑफ द डिफेक्ट वी शो कैटायोनिक वैकेंसी ड्यू टू द एडिशन ऑफ द फॉरेन एलिमेंट। तो याद रखेंगे दिस इज इम्प्योरिटी डिफेक्ट, जिसमें फॉरेन एलिमेंट के एडिशन के कारण यहाँ पे वैकेंसी डिफेक्ट हमें देखने को, कैटायोनिक डिफेक्ट, माफ कीजिए, कैटायोनिक वैकेंसी देखने को मिलता है। तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थ्योरी क्लास को अगर आप अपने अच्छे से किया है, बेसिक से ज़्यादातर क्वेश्चन आता है, याद रखेंगे। केवल ऑब्जेक्टिव तो मैं करवा ही रहा हूँ, ऑब्जेक्ट की पीछे भागेंगे, आप सोचेंगे थ्योरी क्लास को नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम ऑब्जेक्टिव पे कूदेंगे, तो ऑब्जेक्टिव करते रह जाइएगा, ठीक है। थ्योरी क्लास से ज़्यादातर क्वेश्चन आता है, अगर आप थ्योरी को अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको कुछ भी दिक्कत नहीं होगा, आपका सिलेक्शन पक्का है। उसके बाद देखते हैं नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट। जैसा कि मैंने कहा था कि रेशियो ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल नॉट मेंटेन बट इलेक्ट्रॉनिक न्यूट्रलिटी मेंटेन, ठीक है। रेशियो ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल मेंटेन नहीं रहता है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक जो न्यूट्रलिटी होता है ये मेंटेन रहता है, ठीक है। इसमें 2 प्रकार का डिफेक्ट होता है, मेटल एक्सेस डिफेक्ट और मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, मेटल एक्सेस डिफेक्ट अर्थात कि यहाँ पे मेटल की अधिकता होगी, अर्थात कि कैटायोनिक इज ग्रेटर देन एनायोनिक, या तो कैटायन ज़्यादा होगा या तो एनायन वैकेंट होगा। तो ऐसे केसेस देखने को मिलते हैं खास करके NaCl में। जब NaCl को हीट करते हैं, देखिए Na क्या करता है, NaCl के साथ मिलकर के NaCl बना जाता है, जिसके कारण यहाँ पे वैकेंसी आ जाता है, और जो वैकेंसी आता है वो Na से निकला हुआ इलेक्ट्रॉन उसको फिल करता है यहाँ पे, क्योंकि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी उसको बनाना होगा, ठीक है। Na+ एक चार्ज प्लस चार्ज है, तो उसको एक नेगेटिव चार्ज चाहिए, तो वो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। इसको मैंने डिटेल में करवा दिया है, अभी रिवीजन का पार्ट है, इसीलिए मैं जल्दी जल्दी पार कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद देखिए मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट में क्या होता है, मेटल का कमी हो जाएगा, उसको हम लोग मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल भी लिया था Fe और O में, Fe का यहाँ पे 1:1 होना चाहिए, लेकिन एक्चुअली में 0.96, और यहाँ पे जब 1 हो जाता है तो ये मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट हो जाता है। देखिए यहाँ पे घट जाता है इसका, जबकि O का 1 ही रहता है, तो ये मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट हो गया, ठीक है।
तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। एक प्रकार से क्विक रिवीजन हो गया, सारी जो थ्योरी क्लासेस थे उनके, और डिटेल में आपने पढ़ ही लिया होगा। ऑब्जेक्टिव सीरीज भी हमारा चल रहा है। अभी 1-2 दिन एग्ज़ाम आपका 1-2 दिन में स्टार्ट होने वाला है। केमिस्ट्री का एग्ज़ाम मेरे ख्याल से 4 तारीख से स्टार्ट हो रहा है एग्ज़ाम, क्योंकि जितने भी स्टूडेंट कमेंट किए हैं 4 या फिर 5 तारीख ही कहे हैं। 4, 5, 6, 7 तक, 8 तक चलेगा। तो अभी रिवीजन का पार्ट है, जितना आप रिवीजन करने सकेंगे रिवीजन कीजिए। आज की इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो इसे जरूर लाइक कर दें। आज की इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं।